अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 12वीं पास था, एक जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया तो इंटरव्यू कॉल आ गई। मैं हैरान हुआ कि मेरी तालीम तो इतनी नहीं। खैर मैं वहाँ गया तो मेरे अलावा कोई इंटरव्यू के लिए नहीं था। परेशान होकर अंदर गया तो बिना इंटरव्यू के, बिना अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया और बोला कल से काम पर आ जाना, 1 लाख रुपए तनख्वाह होगी। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। अगले दिन मैं खुशी-खुशी ऑफिस गया तो मुझे बॉस ने बुलाकर अपनी सीट पर बिठा दिया। अब मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। बॉस बोला आज से ये तुम्हारी सीट है, लेकिन इसके बदले तुम्हें। मैं अपने चचाजाद भाई को देखते हुए बोला था नहीं सलीम भाई, 12वीं पास को भला आज के दौर में कौन नौकरी देगा। मैंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन नतीजा सिफर निकला था। रहने दें, एक इतनी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर वाजे परेशानी के आसार नुमाया हुए थे। वो मुझे देखते हुए बोले क्या हो गया तुम्हें, एक दफा कोशिश तो करो। जब मैं बोल रहा हूं कि कुछ बन सकता है तो फिर तुम इतने मायूस क्यों हो रहे हो। ये कंपनी अभी नई खुली है और यहाँ पर कम तालीम वाले लड़कों को भी अपॉइंट किया जा रहा है। तुम कब तक ये गारमेंट्स का काम करते रहोगे। तालीम याफ्ता हो, शक्लो सूरत के भी अच्छे हो, मुझे उम्मीद है तुम कामयाब हो जाओगे। उनकी बात सुनकर मुझ में थोड़ा हौसला पैदा हुआ था। वाकई गारमेंट्स में जितनी भी मेहनत कर लो, वो उजरत कभी हासिल नहीं हो पाती जो मेरे घर का खर्च चला सके। मैंने फौरन अपनी सीवी उनके हाथ में थमा दी थी और उनको देखते हुए बोला था अगर मुतमईन हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी, नहीं हुई तो भी आप परेशान नहीं होना। आपने मेरे लिए इतना सोचा, यही मेरे लिए काफी है। जबकि वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले थे तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें 2 दिन बाद लाजमी कॉल आ जाएगी। ये कहते ही वो अपनी जगह से खड़े हो गए और खुदा हाफिज बोलकर जा चुके थे। मैं थोड़ा हैरान था। आज से पहले कभी भी सलीम भाई ने मुझ में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी जितनी वो इस बार दिखा रहे थे। मैं अपने कारखाने में बैठा काम कर रहा था जब उनका फोन आया था कि भाई मुझसे घर आकर मुलाकात करो। हालांकि मेरे पास छुट्टी नहीं होती, अगर मैं छुट्टी कर लूं तो मेरा हफ्ता अच्छा नहीं बन पाता, लेकिन पहली बार उन्होंने मुझे इस तरह याद किया था। मैं उनकी बात को रद्द भी नहीं कर सकता था, इसलिए शाम जल्दी घर आ गया था। इरादा खाना खाने के बाद उनके घर जाने का था। अभी मैं बैठा ही था जब सलीम भाई घर में दाखिल हो गए। मैं हैरान था कि उन्हें किस बात की जल्दबाजी है, मगर मैं खामोश रहा और अब उनका इतना इसरार करता कि तुम लाजमी उस कंपनी में अपनी सीवी दो। मुझे न जाने क्यों कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही थी। कुछ तो था जो सलीम भाई मुझसे छुपा रहे थे, मगर फिलहाल मैंने अपना सर झटक दिया और पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजर चुका था। अगली सुबह मैं तैयार होकर काम के लिए निकल रहा था जब अचानक मेरे नंबर पर अनजान नंबर से कॉल आई थी। मैं थोड़ा हैरान हुआ, मुझे लगा शायद बीवी के खानदान से कोई होगा, इसलिए उसको बुलाने लगा था। मगर फिर कुछ सोचकर मैंने खुद ही कॉल रिसीव कर ली थी। लेकिन अगली तरफ की बात सुनकर मैं अपनी जगह पर बिल्कुल जामद खड़ा रह गया था। दूसरी तरफ से मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा था। खुशी के मारे मेरी आंखें नम हो गई थीं। मैं बेसाख्ता बोला था मैं आ जाऊंगा मैम, आप बेफिक्र रहें। कॉल बंद करते ही मैं फौरन किचन में आया था। वहां पर मेरी अम्मा और मेरी बीवी एक साथ नाश्ता बना रही थीं। मैंने पीछे से जाकर अम्मा को गले लगा लिया था और उनके माथे पर मोहब्बत भरा बूसा देते हुए बोला था अम्मा मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, हमारे दिन बदलने वाले हैं। जबकि मेरी माँ मुझे ढेरों ढेर दुआएं देने लगी थी। मैंने मुस्कुराकर अपनी बीवी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। मैंने उसे इशारे से कमरे में बुलाया और फौरन ही मेरे पीछे आई थी। जैसे ही वो कमरे में आई मैंने उसे गले लगा लिया था। माँ के सामने मैं थोड़ा फासला रखता था, अदब करना लाजिम था। वो मुझे देखते हुए बोली थी मैंने कहा था ना बिलाल, एक रोज आपके दिन भी बदलेंगे। देखें वक्त आ गया और अब वो दिन दूर नहीं जब हम अच्छे घर में भी रहेंगे, अच्छा खाना भी खाएंगे। बस अल्लाह से उम्मीद है कि आपको नौकरी मिल जाए। उसकी बात सुनकर मैंने
बेसाख्ता सर हाँ में हिलाया था और उसको देखते हुए बोला था, वाकई अभी तो सिर्फ इंटरव्यू की कॉल आई है, अगर नौकरी लग गई तो वारे के न्यारे हो जाएंगे। मैंने रात को इस कंपनी के बारे में रिसर्च की। कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन वहां बहुत क्वालिफाइड लोग आते हैं, लेकिन मेरे पास तो इतनी तालीम नहीं। मुझे बस इस बात की थोड़ी सी टेंशन है। मेरी बात सुनकर वो बोली थी, 12वीं जमात तक तालीम हासिल करना भी कोई आसान बात नहीं होती, और आपने हर जमात में अच्छे ग्रेड्स लिए हैं। अब आपके पास पैसा नहीं था, जब ये आपने आगे तालीम जारी नहीं रखी, वरना तो आपने कोशिश पूरी की थी। उसकी बात सुनकर मैंने सर को हल्की जुम्बश दी थी। मेरे चेहरे पर एकदम उदासी छा गई थी। मुझे उदास होता देखकर वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली थी, इतना मायूस ना हो, अल्लाह ताला बहुत गफूर और रहीम है, इसमें भी कोई न कोई मसलहत होगी। मैंने कुछ नहीं कहा था, बस उसके माथे पर प्यार करके मैं कारखाने की तरफ रवाना हो गया था। माजी के इन दर्दनाक लम्हात में उसने मुझे धकेल दिया था, जिसके बारे में मैं कभी सोचना भी नहीं चाहता था। मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसा भी था, वक्त भी था और हिम्मत भी, लेकिन कहते हैं ना, कुछ हादसे आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं कि आप कहीं के नहीं रहते। मैं आज भी वो रात याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिंदगी बहुत मुश्किल है। हमें लगता है कि सब कुछ आसान है, लेकिन हालात इतने पेचीदा हो चुके हैं कि एक लड़का भी आज के दौर में महफूज नहीं है। मैंने अपना सर झटक दिया था। मैं अभी माजी के ख्यालों में नहीं जा सकता था। गाड़ी निकालकर मैं सीधा कारखाने पहुंच गया था। आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, हालांकि अम्मा और बीनश मुझे रोकती रह गई थी। कारखाने में दाखिल हुआ तो सब मामूल के मुताबिक अपने अपने काम में मगन थे। मैं भी अपनी मशीन पर जाकर अपना बंडल बनाना शुरू हो गया था। थोड़ी देर बाद मैंने अपना दिमाग इस तरफ से झटक दिया था, मुझे कल इंटरव्यू के लिए जाना था। मैं अब इसी बारे में सोच रहा था। अगर मुझे यहाँ नौकरी मिल जाती तो वाकई मेरे दिन बदल सकते थे। मेरे दिमाग पर बस अब यही एक बात सवार हो गई थी। लंच टाइम के वक्त मैंने ठेकेदार से बात की थी और उसे अपने ना आने की वजह बता दी थी कि कल मैं नहीं आ सकूंगा। वो थोड़ा गुस्सा हुआ था कि सर पर माल रखा हुआ है और तुम छुट्टी करोगे, लेकिन मेरी मजबूरी सुनकर खामोश हो गया था और फिर चंद लम्हों बाद बोला था, लेकिन कभी 12वीं जमात पास को इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं मिलती। कहीं तुम्हारे साथ कोई मजाक ना कर रहा हो। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गया था। अक्सर औकात ठेकेदार की बात सच होती थी। वो काफी तजर्बाकार इंसान था, लेकिन फिलहाल मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था। उन्होंने मुझे कल के लिए छुट्टी दे दी थी। मैं खामोशी से अपना खाना खाने के लिए बाहर निकल गया था। होटल पर बैठा मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था कि कल मुझे जाना चाहिए या नहीं। मैं दो कश्तियों पर सवार राही नजर आ रहा था। यहाँ रुकता तब भी अंधेरा था, वहां जाता तब भी मुझे अंधेरा ही नजर आ रहा था। लेकिन मैंने जाने में आफियत समझी थी। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया था। रात भी मैं बिल्कुल खामोश था। मेरी बीवी ने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की, अनजाने में की गई गलती की भी माफी मांगी, लेकिन मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया था। मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही रात अब गर्दिश करने लगी थी। मैंने एक झुरझुरी सी ली थी और अपना सर झटक कर लेट गया था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। मैं जागा तो मेरी बीवी ने पहले ही मेरे कपड़े तैयार किए हुए थे। मुझे मालूम था कल से मैं उसके साथ काफी बदसलूकी कर चुका था। बेशक मैं उसे जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन कोई बात भी नहीं कर रहा था। एक लड़की के लिए ये बात बहुत अहमियत रखती है जब उसका शौहर उससे गफलत बरते। फिलहाल वो कपड़े वगैरह तब्दील करके बाहर आ गया था। अम्मा अपने कमरे में दवाई लेकर सो रही थी। मैंने भी उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा था। वो मेरे आगे बिल्कुल खामोशी से नाश्ता रख रही थी जब मैंने उसकी कलाई को थाम लिया था और उसे भी अपने साथ बिठाते हुए बोला था, छोड़ो काम को, नाश्ता करो। जब वो मुझे देखते हुए बोली थी, कब तक नाराजगी रहेगी, मानना है या नहीं? मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला था, बीवियों से नाराज नहीं हुआ जाता,
बल्कि उन्हें सर आंखों पर बिठाया जाता है। मैं बस इंटरव्यू की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब था, इसी वजह से तुमसे बात नहीं कर पा रहा था। अगर तुम्हें मेरा ये अंदाज बुरा लगा है तो तुम मुझे माफ कर दो। जबकि वो मेरी बात सुनकर धीमा मुस्कुराई थी और मुझे देखते हुए बोली थी, बाज औकात बलाल, मैं ये बात बहुत गहराई में सोचती हूँ। न जाने मैंने ऐसी कौन सी नेकी की है जिसके सिले में मुझे आपकी सूरत में मिला है। अल्लाह आप जैसा हम सफर हर एक औरत को नसीब करे। कितनी लड़कियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ अच्छा शौहर ना मिलने की वजह से सारी जिंदगी रो पीट कर गुजार देती हैं, और कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छा शौहर मिलने के बावजूद उसकी कदर नहीं करती। लेकिन मैं उनमें से हरगिज नहीं हूं। मुझे आपकी बेइंतहा कदर है। आप मेरा कुल सरमाया है। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट आई थी। उसका शुक्रिया अदा करके मैंने खामोशी से जहर मारकर चंद लुकमा अपने हल्क में अंडेले थे और फिर कंपनी की तरफ रवाना हो गया था। न जाने क्यों मेरा दिल काफी भारी हो रहा था। अनजाने में ही मेरी बीवी ने मुझे बहुत कुछ याद करवाती जा रही थी जिसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता था। एक लंबी मुसाफत तय करके मैं कंपनी पहुंच गया था। इतनी बड़ी इमारत को देखकर न जाने क्यों मेरे हाथ पांव ढीले पड़ गए थे, लेकिन मैं अपना हौसला बुलंद किए अंदर की जानिब बढ़ा था। रिसेप्शन पर अपना नाम वगैरह बताया तो वो लड़की फौरन रिसेप्शन छोड़कर बाहर आ गई थी और मुझे देखते हुए बोली थी, सर मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ था। इतनी इज्जत किस बात के लिए मुझे दी जा रही है? वो लड़की अपना रिसेप्शन छोड़ चुकी थी, इस बात की परवाह किए बगैर कि पीछे अगर कोई आ गया तो कौन डील करेगा। वो मुझे लिए लिफ्ट में आ गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उससे पूछूं कि मुझे यहाँ अपॉइंट कर लिया जाएगा या नहीं, या फिर जलील करके भगा दिया जाएगा। लेकिन अभी मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि मैं किसी अनजान लड़की को मुखातिब करके इतनी बात कर लेता। वो मुझे चौथे फ्लोर पर लेकर आई थी। सामने सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोली थी, आप यहाँ बैठकर इंतजार करें सर, एक छोटी सी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। मीटिंग अटेंड करते ही आपको बुला लिया जाएगा। मैं अब खामोश नहीं रह पाया था और उस लड़की को देखते हुए बोला था, मेरे अलावा यहाँ पर कोई इंटरव्यू देने के लिए नहीं आया? ये किस तरह की कंपनी है? क्या यहाँ 12वीं जमात पास को नौकरी मिल जाएगी? मेरी बात सुनकर वो धीमा मुस्कुराई थी और मुझे देखते हुए बोली थी, आपको कुछ भी मिल सकता है, आप बैठकर इंतजार करें, कुछ देर बाद आपको तमाम हकीकत समझ आ जाएगी। मैंने उसे हैरान नजरों से देखा था। मैं मजीद कुछ कहता इससे पहले ही वो जा चुकी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये लोग क्या चाह रहे हैं? आखिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया था? कुछ तो गड़बड़ थी। सलीम भाई का अचानक आना, उसके बाद मेरी सीवी ले जाना, अब इंटरव्यू ऑफिस पहुंच जाना, लेकिन यहाँ किसी और कैंडिडेट को ना देख अब मुझे सही मायनों में यहाँ आकर कुछ गलत महसूस हो रहा था। फिलहाल मैं खामोशी से सोफे पर बैठ गया था। दिल की धड़कन मामूल से ज्यादा थी। मैं चारों तरफ नजरें घुमा रहा था। काफी लोग काम कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर सिर्फ अकेला मैं था। काफी कोलीग्स थे जो अपनी अपनी मसरूफियात में लगे हुए थे। एक दो बार कोई मुझे देख लेता, उसके बाद वापस खुद में मगन हो जाता। मुझे अपना आप यहाँ आकर बेवकूफ़ी लग रहा था। न जाने क्यों यहाँ आकर मुझे अजीब घुटन महसूस हो रही थी। वक्त गुजरा था। ठीक 15 मिनट बाद एक लेडी मेरे पास आई थी और मुझे देखते हुए बोली थी, आप सामने रूम में चले जाएं, आपको सर रहमान बुला रहे हैं। इस नाम पर एक भोली भटकी याद मेरे जहन के पर्दों पर लहराई थी, लेकिन मैं अपना सर झटक कर उस लेडी के पीछे चल पड़ा था। दरवाजे के पास पहुंचकर वो चली गई थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया था और हल्की दस्तक दी थी। पहली दस्तक पर ही अंदर से इजाजत दे दी गई थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी उम्र तकरीबन 50 या 55 साल थी। देखने में काफी मुअज्जब लग रहा था। मैंने करीब जाकर सलाम किया
तो वो मुझे बैठने का इशारा करते हुए बोले थे, आपका ही मैं सुबह से इंतजार कर रहा था। आने में आज आपने काफी देर की। इस तरह अगर करोगे तो कहीं भी आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। वक्त की पाबंदी किया करो। मैंने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली थी। वो मुझे देखते हुए बोला था, मैंने आपकी सीवी देखी है, काफी मुतासिर कुन है। मैंने आपको अपॉइंट कर लिया है और ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। इस बार मेरा सर बेसाख्ता उनकी तरफ उठा था। वो अपॉइंटमेंट लेटर मेरी तरफ बढ़ा रहे थे, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? ना इंटरव्यू हुआ, ना कोई सवाल जवाब हुए थे। इतनी अचानक वो मुझे कैसे अपॉइंट कर सकते थे? मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो अपनी जगह से खड़े हो गए थे और मुझे देखते हुए बोले थे, फिलहाल मेरी एक मीटिंग है, कल से तुम जॉब पर आ जाना। तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख रुपए होगी। छुट्टी की गुंजाइश नहीं है और काम में मुझे बिल्कुल भी दगाबाजी नहीं चाहिए। जो कुछ समझ ना आए तो मेरी असिस्टेंट से पूछ सकते हो। इसके बावजूद तुम्हें कुछ समझ ना आए तो मैं खुद तुम्हें गाइड करूंगा। अपॉइंटमेंट लेटर मेरे सामने रखकर वो चले गए थे, जबकि मैं अपनी किस्मत पर हैरान था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हकीकत में मुझे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल चुकी है। 1 लाख तनख्वाह मुझे ऑफर हुई है। मैं वाकई अपनी जगह पर सुन हो चुका था। ये कैसे मुमकिन था? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। काफी देर तक मैं उसी कुर्सी पर बैठा रहा और फिर खामोशी से खड़ा हो गया था। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं खुश हूं या फिर हैरान। फिलहाल मैं खामोशी से घर की तरफ रवाना हो गया था। दिल ही दिल में अजीब सी गुदगुदी भी हो रही थी, लेकिन टेंशन हद से ज्यादा थी। कई बार जब आपको प्लेट में सजा कर कोई चीज दी जा रही हो तो लाजिम नहीं होता कि वो सजी हुई चीज सोना ही हो। बाज औकात वो सजी हुई चीज गोबर भी हो सकती है। मैं अपने घर आया तो बीवी और अम्मा ने सवालात के अंबार खड़े कर दिए थे। मुख्तसिर उन्हें बताकर मैं अपने कमरे में बंद हो गया था, जबकि वो दोनों ही हैरान थीं कि इतनी आसानी से नौकरी कैसे मिल गई। खुशी तीनों को थी, लेकिन हम जाहिर नहीं कर पा रहे थे। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजरा था। मैंने फिलहाल अभी ठेकेदार को कारखाने के लिए जवाब नहीं दिया था। मैं अभी कंपनी में 2 दिन गुजार लेना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि वहां मैं फिट हो सकता हूं या नहीं। अगर मैं वहां मुतमईन नहीं होता तो मैं वो नौकरी छोड़ देता। अगला दिन नई उम्मीदों के साथ रोशन हुआ था। कपड़े वगैरह तब्दील करके मैं कंपनी के लिए रवाना हो गया था। मेरी माँ ने मुझे ढेरों ढेर दुआएं दी कि रब्बुल आलमीन तुझे बहुत कामयाब करेगा। मेरी बीवी की दुआएं भी मेरे साथ थीं। मैं जैसे ही कंपनी में दाखिल हुआ, रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की फौरन मेरे पास आई थी। मुझे देखते हुए बोली थी, सर आप चले जाएंगे या मैं आपको लेकर चलूं? मैं उनको देखते हुए बोला था, चौथे फ्लोर पर जाना है तो मैं चला जाऊंगा, अगर कहीं और जाना है तो आप मुझे ले चलें। मेरी बात सुनकर वो बोली थी, नहीं नहीं, आपको चौथे फ्लोर पर ही जाना है और आप सीधा सर रहमान के केबिन में जाना। उसकी बात सुनकर मैंने सर को हल्की जुम्बश दी थी और सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया था। चंद मिनट बाद मैं चौथे फ्लोर पर उतरा था। सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन काम करने में लगे हुए थे। मैं सीधा सर रहमान के ऑफिस के पास आया था। पहली दस्तक पर ही मुझे अंदर आने की इजाजत दे दी गई थी। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, वो अपनी जगह से खड़े हो गए थे। मैं उनके करीब गया था, उन्हें धीमी आवाज में सलाम किया था। जब वो मुझे देखते हुए बोले थे, इधर आए बलाल, आप यहां बैठे। वो अपनी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोले थे, जबकि मैं उन्हें हैरान निगाहों से देख रहा था। अचानक से उनको क्या हो गया था, मुझे समझ नहीं आया था। मुझे लगा था ये मुझे अब बताएंगे कि मुझे क्या काम करना है, मुझे कहाँ बैठना है, लेकिन अब उनका अंदाज देखकर मैं ठटक गया था। मैं जब अपनी जगह से ना हिला तो वो मेरी कलाई को थामते हुए मुझे अपने करीब ले आए थे और मुझे कुर्सी पर बिठाते हुए बोले थे, यहां बैठ जाएं और बताएं, नाश्ता करेंगे, कॉफी या चाय? मुझे अब दाल में कुछ काला लग रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। कौन था ये शख्स
जो मुझे इतनी इज्जत दे रहा था। मैं अपनी जगह पर से बेसाख्ता खड़ा हो गया था और उनको देखते हुए बोला था, कौन हैं आप और मुझे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? बेशक मेरे पास अच्छे ग्रेड्स हैं, गुड लुक्स थे, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप मुझे इतनी बड़ी पोजीशन दे दें। मैं अभी मजीद कुछ कहता, इससे पहले ही कमरे का दरवाज़ा खुला था। हम दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ मतवज्जो हुए, लेकिन अंदर आने वाली शख्सियत को देखकर सही मायनों में मेरे पूरे वजूद पर लर्जा तारी हो गया था। ऐसा लगता था जैसे कदमों तले जमीन निकल चुकी है, आसमान सर पर आ गिरा हो। मैं बेयकीन निगाहों से सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। वो कदम ब कदम चलती हुई मेरे पास आई और मुझे देखते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी हम दोनों को एक बार फिर मिला देगी, मगर मुझे खुशी है कि आज मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने सही सलामत देख रही हूँ। वो मजीद कुछ कहती उससे पहले ही मैं बोला था, खामोश रहो, मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। मैं ये कहते ही जाने लगा जब सर रहमान ने मेरी कलाई थाम ली और मुझे देखते हुए बोले थे, इतनी जल्दबाजी मत करो बिलाल, पहले ही मेरी बेटी की बात सुन लो। 10 साल से वो तुम्हारे गिल्ट में जिंदगी गुजार रही है, इस तरह उसे एक नए गिल्ट में छोड़कर मत जाओ। सर रहमान की बात सुनकर मैं यकदम बोला था, ये सिर्फ गिल्ट में जिंदगी गुजार रही हैं और जो अजियत, तकलीफ और कराहियत मैंने महसूस की, उस बात का दर्द कोई नहीं समझ सकता। ये कहते ही मैं जाने लगा था जब अचानक सारा मेरे सामने आ गई थी और मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली थी, मत करो ऐसा जुल्म, तुम्हें नहीं मालूम मैंने किस तरह ये 10 साल गुजारे हैं। मैं खुद को आईने में नहीं देख पाती। जब भी मैं अपने कदमों पर खड़ी होती हूँ, मुझे वो सब याद आ जाता है। मैं 10 साल से किसी से बात नहीं कर पाई। तुम नहीं जानते मैंने कितना कुछ बर्दाश्त किया है। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, तुमने शादी कर ली, एक नया संसार बसा लिया, लेकिन मुझे देखो, मैं तो वहीं पर खड़ी हूँ। उसकी बात सुनकर भी मेरा दिल नहीं पिघल रहा था। मैं नहीं बोल सकता था कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था। मैंने अपनी कलाई छुड़वाई थी और उनको देखते हुए बोला था, खुदा की कसम, अगर आपने अब दोबारा मुझसे राब्ता किया तो मैं वो कर गुजरूंगा जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये कहते ही मैं वहां से जाने लगा था जब अचानक मुझे चीख की आवाज आई थी। मैंने पलट कर देखा तो वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने जबत से आंखें मींच ली थी। मैं वापस बाहर जाना चाहता था, लेकिन मेरा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा था। मैंने अपना सर झटका था और उस लड़की को उठाकर उन्हीं के केबिन से मुंसलिक कमरे में ले गया था जहां पर बेड वगैरह लगा हुआ था। मैंने वहां लटाया तो सर रहमान ने फौरन डॉक्टर को कॉल कर दी थी। मैं उनको देखते हुए बोला था, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, माजरत चाहता हूं, मैं यहां से जा रहा हूं। जब वो मुझे रोकते हुए बोले थे, प्लीज ठहर जाओ, मेरी बेटी की बात सुन लो, लेकिन मैं वहां रुकना भी नहीं चाहता था। लेकिन उनकी फरियाद सुनकर मैं ठहर गया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए थे और उनका चेकअप करके यही ताकीद की गई थी कि उनका ख्याल रखा जाए, वरना मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल मैं वहां से निकल आया था। उन लोगों ने मुझे रोका था, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं थी कि मैं वहां बैठकर सारा का सामना करता। गाड़ी चलाते हुए मैं अब माजी के उन दर्दनाक लम्हात में खो गया था जिसके बारे में तसव्वुर करना भी मेरे लिए महाल था। मैं और सारा 10वीं जमात से एक साथ पढ़ते थे। हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी वाबस्तगी थी। दोस्ती इतनी थी कि हम सब दोनों को एक दूसरे का महबूब समझते थे, लेकिन हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। सारा एक रईस बाप की औलाद थी और मैं एक मिडिल क्लास शख्स का बेटा जिसने तालीम दिलाने के लिए अपनी हर कोशिश की थी। वक्त गुजरा था और हम दोनों ने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वहां जाते ही सारा के नए दोस्त बन गए थे। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था उसको दूसरों के साथ देख, लेकिन मैंने कभी कोई शिकवा नहीं किया था क्योंकि मैं पहले ही खुद को समझा चुका था
کہ وہ لڑکی میری نہیں ہے. उसके और मेरे स्टेटस के दरमियान काफी फर्क है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो इसी घुमंड में आकर मेरी जिंदगी तबाह कर देगी. जिन लड़कों से उसकी दोस्ती थी वो हम जिनसी का शिकार थे. सारा के नजदीक ये सब एक मजाक था. उसको इन बातों की डिटेल मालूम ही नहीं थी. सारा की सालगिरह वाली रात सब कुछ तबाह हो गया था. मैंने उसे दिन में ही बेहोश कर दिया था, लेकिन उसने मुझ पर जोर डाला था कि तुम होटल आओगे. मैंने तमाम दोस्तों को मदऊ किया है. मैंने उसे मना किया था कि मैं नहीं आऊंगा, अम्मा इजाजत नहीं देंगी. रात के वक्त वो मना करती थीं. उनका कहना था कि बस दिन दिन बाहर रहो, रात 9 बजे के बाद घर में वापस आ जाओ. लेकिन सारा का बार बार जोर देना मुझे जाने पर रजामंद कर गया था. तकरीबन 8 बजे मैं उसकी पार्टी में पहुंच गया था. वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे, चंद लड़के थे, सारा थी और मैं था. एक दो लड़कियां और थीं. केक वगैरह काटा गया था, गिफ्ट्स दिए गए थे और फिर सबने रवानगी ली थी. मैं बस सारा के पास जाकर इजाजत ले रहा था, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया था. उसका कहना था तुम अभी ठहरो, और उसका यही रोकना मुझे समझ नहीं आया था. रात के 11 बज गए थे. सब लोग जा चुके थे, सिर्फ चंद लड़के बचे थे. मैं सारा को देख अब परेशान हो रहा था. वो मुझे देखते हुए बोली, छी, अच्छा तुम यहीं ठहरो, मुझे तुम सबको एक चीज दिखानी है, मैं लेकर आती हूँ. न जाने क्यों उसकी आंखों में मुझे शरारत का अंसर महसूस हो रहा था. मैं उसको देखते हुए बोला था, अभी ठहरो, मेरे साथ चलो, मैं बाहर तक चलता हूँ. लेकिन वो नहीं रुकी थी और अकेली ही चली गई थी. उसके जाने के थोड़ी देर बाद और उन लड़कों ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था. मैंने परेशान होकर उन सबको देखा था, मगर उसी पल कमरे की बत्तियां बुझा दी गई थीं और फिर मेरी चीखें बुलंद हो गई थीं. मैं रो रहा था, उन सबको दूर धकेल रहा था, लेकिन वो जानवरों की मानिंद मुझ पर टूटे हुए थे. आज के दौर में लड़के भी महफूज नहीं हैं, इस बात का अंदाजा मुझे अब हुआ था. मेरी चीखों पुकार सुनकर सारा ने दरवाजा जोर जोर से पीटा था, लेकिन इन सब पर हैवानियत तारी हो गई थी. फजर तक वो मेरे वजूद को भंबोरते रहे थे और फिर सब मुझे वहीं जख्मी हाल में छोड़कर चले गए थे. मैं दोबारा कभी अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो पाया था. न मैंने सारा से कोई राब्ता किया था, न कॉलेज दोबारा गया था. 12वीं जमात पढ़कर मैंने सब कुछ दरमियान में ही छोड़ दिया था. हालांकि मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुका, अब आगे मेरी जिंदगी संवरने वाली थी. लेकिन उस रात ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया था और उसी गिल्ट ने सारा को 10 साल तक अजियत में रखा था. मैंने उससे कोई राब्ता नहीं किया था, हालांकि वो मुझसे बार बार राब्ता करने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं वो जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था और आज 10 साल बाद उसको अपने सामने देख नए सिरे से मुझे सब याद आ रहा था. मैं घर पहुंचा था, लेकिन जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, सामने बैठे सारा के वालिद और उसे देख मैंने अपनी गर्दन मोड़ ली थी. उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं, वो मुझसे पहले आ सकते थे. वो मेरे पास एक बार फिर आई थी, मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे. अब तो वो मेरे कदमों में बैठ गई थी, मिन्नत करने लगी थी. मेरी बीवी भी परेशान होकर मुझे देख रही थी कि ये सब क्या है, और फिर कब तक मैं नाराजगी रखता. वो मेरी एक अच्छी दोस्त थी. हाँ, उसने गलत किया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो सब हम जिनसी का इतना ज्यादा शिकार हैं. मैंने उसे मना कर दिया था और एक अच्छी पोजीशन पर उन्हीं की कंपनी में नौकरी करने लगा था. मेरे आइडियाज बहुत अच्छे होते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुनाफा हुआ था. अब मुझे बिजनेस का ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन सारा मुझे काफी अहमियत देती थी. लेकिन मैंने कभी भी दोबारा वही वालहानापन दोस्ती में नहीं दिखाया था. हम जिनसी का शिकार लोग इस बात से बिल्कुल गाफिल होते हैं कि अल्लाह के नजदीक ये अमल कितना गलत है. अल्लाह ताला ने कौम लूत को तबाह कर दिया था और ये लोग भी जल्द तबाह होने वाले हैं. नाज़रीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.